Hello everyone, let's start with 71st question of historical background. Consider the following statements with respect to writ jurisdiction. Writ jurisdiction की बात की गई है which is under article 226 and article 32. Writ jurisdiction of the high court article कौन सा है? 226 है which is wider than Supreme Court. Second, in High Court, writs can be issued only against the violation of fundamental rights. Yes, what do you think? हम writ jurisdiction पढ़ के आए हैं. हमने writs पढ़ी है, habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto, ये सब चीज़ें पढ़ी है हमने. But what do you think कि High Court की writ jurisdiction जो है वो Supreme Court से wider है? Yes, this statement is correct. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है फॉर फंडामेंटल राइट्स. अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर अदर पर्पसेस रिट इशू कर सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इशू कर सकता है. आई होप दिस इज क्लियर. On a particular day, 300 members are present in Lok Sabha at the time of voting. In this scenario, an amendment bill under Article 368 of the Constitution can be passed with the support of only 150 members, cannot be passed without the support of at least 273 members, and can be passed with the support from minimum 200 members, cannot be passed with the given strength of members present and voting. Which of the following statements are correct? इसमें से कौन सा सही है? अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 356, दो सिनेरियोज होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के. 2/3 members present and voting and half of the majority of half of the strength of the house. Means सिंपल सा है, एग्जाम्पल से समझते हैं. हम लोकसभा की स्ट्रेंथ लेते हैं 545. इसमें से पहला हमें फुलफिल करना है हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. अगर इसका हम हाफ करते हैं, अप्रॉक्स इसका हाफ क्या होएगा? अप्रॉक्स 273. पहली कंडीशन तो ये. सेकेंड, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. सेकेंड कंडीशन क्या हो गया? 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कि हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वोट करेगा, अलॉन्ग विद दैट कि इतना वोट होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब हमें बोला है कि 300 लोग हैं, उसके अंदर से हमें ये बिल पास करवाना है. अगर 300 लोग हैं तो कम से कम 273 स्ट्रेंथ तो चाहिएगी ही चाहिएगी जो पहले क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी. और अलॉन्ग इन सबका ही वोट देना होगा, उनको करना होगा फॉर येस, तभी जाकर वो बिल पास हो सकता है. नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये किसी भी सिनेरियो में इससे कम मेंबर्स को पास नहीं हो पाएगा. इससे कम एक भी मेंबर कम होता है तो ये जो बिल है ये पास नहीं होगा. इसके दो स्पेशल मेजॉरिटीज़ का जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. आई होप दिस इज क्लियर. Consider the following statements. Since 1900, India has won less than 50 medals in Summer Olympics. India has not won a single medal in Winter Olympics so far. India has won only 2 gold medals in the individual category in Summer Olympics. Which of the following statements are correct? ये question इसलिए आया था कि recently गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है स्पोर्ट्स को, यूथ को वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाओ और स्पोर्ट्स कल्चर को फोस्टर करो. Okay, so all the 3 statements are correct with respect to this. 74th. With reference to DPSP, consider the following statements. They aim at establishing political democracy in the country.
they are not automatically enforced and require legislation for their implementation. Yes, what do you think, which statement is correct? देखो, DPSP जो है वो इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, बिकॉज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए वी हैव फंडामेंटल राइट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं है, बिकॉज हमें इसके लिए लॉज पास करने पड़ते हैं. ओके, लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन. सो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. Consider the following statements regarding Government of India Act 1935. It envisaged the establishment of All India Federation excluding princely states. क्या आपको लगता है ऑल इंडिया फेडरेशन हम बोल रहे हैं जहाँ पे हम ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को लाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग. ये स्टेटमेंट गलत है. यस, ये स्टेटमेंट सही है. डायर की ड्यूल गवर्नेंस की बात की गई थी एट सेंटर. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इट नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड. Next we have, consider the following statements regarding the Constituent Assembly of India. Constituent Assembly, महात्मा गांधी was not a member of the Constituent Assembly. ये सबको पता है, महात्मा गांधी जी Constituent Assembly के पार्ट नहीं थे. This statement is correct. Separate electorate practices was not followed in the elections. Elections किस बेसिस पे हो रहे थे? जिस कम्युनिटी के मेंबर को इलेक्ट करना है वो ही कम्युनिटी अपने उन मेंबर्स में से सिलेक्ट करके आगे भेज रही थी. ऑफ कोर्स ना, कम्युनिटी डिवाइडेड थी. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट फॉलो नहीं कर रहे थे. वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, इवन 1935. इट फंक्शन एज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द कंट्री. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. 1935. सो 1 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. Consider the following statements regarding Charter Act of 1833. 1833 में it made Governor General of Bengal the Viceroy of India. कितनी गलत स्टेटमेंट देते हैं. Governor General of Bengal became Governor General of India. ये स्टेटमेंट गलत है. It made East India Company a purely administrative body. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और उनकी कमर्शियल एक्टिविटी एबॉलिश कर दी गई थी, बिल्कुल उनका बंद करवा दिया गया था. इट सेपरेटेड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम. नो, ये इस एक्ट में नहीं होगा. ये कौन से एक्ट में होगा? 1853 के एक्ट में. यू हैव टू लर्न द एक्ट्स होल हार्टेडली. एक सीरीज बना के उस चीज़ को कवर करोगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू. ओके, सो आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अराउंड 78-80 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल. बी विथ दी सीरीज. हैव अ गुड डे, नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू.